हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ मुस्कान। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपनी अपने वीडियो के सारी पीडीएफ्स यहीं प्रोवाइड करती हूँ। My name is Muskan Sahu. I have qualified JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce, and I have also complete my MCom in 2020. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस। इसके पहले वाले वीडियो में स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस कंप्लीट कर चुकी थी मैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ लीज फाइनेंसिंग की और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। ये दो टॉपिक आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीज फाइनेंसिंग, थोड़ा सा आपको मैंने सिलेबस समझाते टाइम बताया था क्या है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ये ओनर है अपने एसेट का, इसके पास फालतू का एसेट पड़ा हुआ है, ये लैंड पड़ी हुई है। तो इसने क्या किया, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम्हें इस ज़मीन की ज़रूरत है, तुम यूज़ करो, लेकिन इसे यूज़ करने के बदले में तुम हमें हर महीने 5,000 रुपये दोगे 10 साल तक। कितने साल तक? 10 साल तक। तो इसे क्या बोलते हैं? लीज फाइनेंसिंग, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए पोजेशन दे दिया जाता है किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन ओनरशिप में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यही होती है लीज फाइनेंसिंग। जबकि जब हम रेंट पे देते हैं तो उसमें कोई भी ईयर डिसाइड नहीं करते। जब हम ईयर स्पेसिफाइड कर दें कि हम इतने ही साल के लिए तुम्हें देंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? लीज फाइनेंसिंग। देखिए, अ लीज फाइनेंसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट outlining the term under which one party agrees। लीज फाइनेंसिंग क्या है? जिसमें एक पार्टी एग्री होती है टू रेंट पार्टी ओन्ड बाय द ओनर पार्टी। इट गारंटीज द लेसी। अब देखिए, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। लेसर होता है ओनर ऑफ द एसेट। लेसर क्या होता है? ओनर। और लेसी क्या होता है? लेसी जो उसको लीज पर ले रहा है उसे हम बोल सकते हैं टीनेंट बोल सकते हैं, जो रेंट पे हमारे एसेट को ले रहा है। इट गारंटीज द लेसी ऑल्सो नोन एज टीनेंट यूज ऑफ द एसेट। ये जो लीज फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या करता है? ये लेसी को ये गारंटी देता है कि तुम इस एसेट को यूज करो, और लेसर को ये गारंटी देता है कि द प्रॉपर्टी ओनर, लेसर कौन? प्रॉपर्टी ओनर और लैंडलॉर्ड रेगुलर पेमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड इन एक्सचेंज। क्या बोल रहे हैं? लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज फाइनेंसिंग दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। जो लेसर है, लेसर मतलब कौन? ओनर है। और जो लेसी है, लेसी कौन? जो से एसेट ले रहा है रेंट पे, टेनेंट। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है लीज फाइनेंसिंग, जिसमें ये लेसी को ये गारंटी देता है कि तुम एक स्पेसिफाइड पीरियड तक एसेट को यूज़ कर सकते हो, और लेसर को गारंटी देता है क्या? कि आप एक स्पेसिफाइड पीरियड तक उस एसेट के लिए रेगुलर पेमेंट आपको दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं लीज रेंट। ठीक है, तो यही होता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जो लेसर हैं और लेसी हैं, और उन्हें क्या करता है? उन्हें गारंटी देता है, लेसर को गारंटी देता है एक स्पेसिफाइड टाइम तक रेगुलर पेमेंट का, और लेसर को गारंटी देता है स्पेसिफाइड पीरियड तक रेगुलर पेमेंट का, और लेसी को गारंटी देता है, जो रेंट पे ले रहा है उसे गारंटी देता है कि आप इस एसेट को एक स्पेसिफाइड पीरियड तक यूज कर सकते हैं। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, द लेसर कौन? ओनर ऑफ द एसेट, gives another party कौन? लेसी, the exclusive right of use
द एसेट यूजुअली फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। वही बात बोल रहा है, लीज क्या है, लीज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लेसर किसी अनदर पार्टी लेसी को राइट देता है एसेट को यूज करने का एक स्पेसिफाइड टाइम तक। किसके रिटर्न में, जो वो पेमेंट दे रहा है, रेंट का पेमेंट कर रहा है, उसके रिटर्न में उसे उस एसेट को यूज करने का राइट दिया जाता है। द लेसर इज द ओनर ऑफ एसेट। लेसर कौन होता है, एसेट का ओनर होता है। दैट इज लीज्ड, जो एसेट लीज पे दी जा रही है उसका ओनर क्या कहलाता है, लेसर कहलाता है। एंड द अनदर पार्टी नोन एज लेसी, और अनदर पार्टी जो रेंट पे ले रहा है उसे क्या बोलते हैं, लेसी। लेसर एंड लेसी एंटर इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नोन एज लीज एग्रीमेंट, और जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों बंध रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए फीचर क्या है लीज का या लीज फाइनेंसिंग का फीचर क्या है। ये क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है किनके बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सी दो पार्टी, लेसर और लेसी, ओनर और टेनेंट के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। एसेट, इसमें एक एसेट होनी चाहिए, एक एसेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एसेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रॉपर्टी टू बी लीज्ड आर द सब्जेक्ट मैटर लीज फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट। रेंटल पेमेंट, एक रेंटल पेमेंट होता है एक स्पेसिफाइड टाइम तक, किसको, लेसर को पे करता है, कौन, लेसी। लेसर मतलब ओनर को पेमेंट किया जाता है टेनेंट के तरफ से। टर्म ऑफ लीज, एक स्पेसिफाइड टर्म होता है कि कितने समय तक के लिए लीज किया जा रहा है, कितने टाइम पीरियड तक उस एसेट को यूज करेगा लेसी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने समय तक कितने समय तक माना जाएगा इस एसेट को, इस एग्रीमेंट को। तो टर्म भी स्पेसिफाइड होता है, कितने साल के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओनरशिप होता है, एक एसेट है उसमें एक ओनर होता है, ओनर पोजेशन ट्रांसफ़र करता है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है। टर्मिनेटिंग, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब पीरियड का एंड हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। रिन्यू और परचेज, लीज में ऑप्शन होता है कि अगर लेसी चाहे, टेनेंट चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट उसका डेट ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करा सके अगर उसे आगे यूज़ की ज़रूरत है, और या तो उस एसेट को वो परचेज भी कर सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन दिया जाता है, या तो रिन्यू या तो परचेज। तो ये था फीचर ऑफ लीज। अब देखिए कितने तरह की लीज होती है, कितने तरह की लीज होती है। देखिए कहीं कहीं आपको ये लीज फाइनेंसिंग मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको ये लीज कॉन्ट्रैक्ट भी करके लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही बात बोल रहे हैं। देखिए बेस्ड ऑन नेचर के बेस पे हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। अगर हम मेथड के बेस पे देखें, मेथड ऑफ लीज की कितने तरह से लीज पर हम ले सकते हैं, तो वो डायरेक्ट लीज हम ले सकते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जहाँ पे माल प्रोड्यूस हो रहा है, जिस फैक्ट्री में माल प्रोड्यूस हो रहा है, या बोलें जिस फैक्ट्री में एसेट प्रोड्यूस हो रहा है उसी फैक्ट्री से जाके डायरेक्ट उसके मैन्युफैक्चर से हम जाके उस एसेट को लीज पे ले लिए, तो वो क्या डायरेक्ट लीज है। सेल एंड लीज बैक, पहले तो ओनर क्या किया, ओनर के पास जो एसेट था उसको उसने सेल किया किसी को, और जिससे सेल किया ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, इसने इस एसेट को ले लिया, अब ये इसका ओनर है, तो ये क्या कहेगा कि अब ये तुम हमें लीज पे दे दो। पहले तो ये अपना एसेट सेल करेगा, सेल करने के बाद खुद ही लीज पे ले लेगा, तो इससे क्या होगा, सेल करने के बाद इसको पैसा भी मिल जाएगा इसका, और साथ में इस एसेट का पोजेशन भी मिल जाएगा। तो ये होता है सेल एंड लीज बैक। लिवरेज्ड लीज, लिवरेज मतलब होता है डेट, या हम बोलें लोन। जब जो ओनर ऑफ द एसेट है, ओनर है, वो क्या करता है, पहले लोन लेता है, लोन लेके किसी एसेट को परचेस करता है, और फिर उस एसेट को परचेस करने के बाद उस एसेट को लीज पे उठा देता है, किसी पर्सन को दे दिया पोजेशन, तो उससे उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और उस रिटर्न से वो क्या करेगा, वो इस लोन का अमाउंट भरेगा, इस लोन का जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो भरेगा।
तो वो होता है लिवरेज्ड लीज। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसका अमाउंट कम होता है, स्मॉल अमाउंट, या हम बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट होता है। इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो मेंटेनेंस कराना है वो लेसर कराता है। लेसर इन द सेंस कौन, ओनर कराता है। एक चीज़ और बोलना था, हाँ, ये कैंसिलेबल होता है, इसे कैंसिल भी कर सकता है लेसी, जब चाहे इसे कैंसिल कर सकता है। इसमें रिन्यू का ऑप्शन होता है, परचेस का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें परचेस का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें लेसर का ज़्यादा रिस्क होता है। चलिए आइए देखें। एन ऑपरेटिंग लीज इज अ कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कैंसिलेबल, इसे जब चाहे लेसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, इसलिए रिस्क होता है लेसर को। वेयर बाय द लेसी एग्रीज टू मेक पीरियोडिक पेमेंट्स टू द लेसर। लेसर को पीरियोडिक पेमेंट किया जाएगा। ये यूजुअली 5 ईयर का या उससे भी कम साल का होता है। टू ऑब्टेन एन एसेट according to the International Accounting Standard IAS 17, an operating lease is one that is not finance lease. ये क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज को क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस लीज भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नॉन फिनेंसिंग लीज भी बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज को, याद रखिएगा। अब देखिए फाइनेंसिंग लीज क्या है। फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसका अमाउंट ह्यूज होता है और नॉन कैंसिलेबल होता है, इसे कैंसिल नहीं कर सकता लेसी। साथ में इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो एसेट के रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा है, वो लेसी करता है, ठीक है, लेसी के हाथ में होता है इसे करना। और इसमें परचेस का भी ऑप्शन होता है कि अगर लेसी चाहे तो बाद में इसे परचेस भी कर सकता है। देखिए फाइनेंशियल लीज को कैपिटल लीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल लीज इज अ लॉन्गर टर्म लीज। ये क्या होता है, लंबे समय तक का लीज होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। देन एन ऑपरेटिंग लीज दैट इज नॉन कैंसिलेबल, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेसी कैंसिल नहीं कर सकता एक्सपायरी के पहले। ऑब्लिगेट्स द लेसी टू मेक पेमेंट फॉर द यूज ऑफ एसेट, जिसमें लेसी उस एसेट को यूज करने के लिए पेमेंट करता है, पीरियोडिकल पेमेंट करता है ओवर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, इन अ फाइनेंशियल लीज द लेसर ट्रांसफर टू द लेसी substantially all the risk and reward identical to the ownership of the asset whether or not the title is transferred। देखिए क्या बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल लीज में एसेट के साथ जुड़े हुए जो भी रिवॉर्ड होते हैं, जो भी रिस्क होते हैं, वो लेसर के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं लेसी को, ठीक है। नो मैटर टाइटल इसके पास है, ओनर ये है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पोजेशन इसे दिया जा रहा है, साथ में जो उससे रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड है वो भी लेसी को दिया जा रहा है फाइनेंशियल लीज में। ऑल ऑल्सो नोन एज कैपिटल लीज, ये हम बता ही चुके हैं। फाइनेंसिंग लीज को क्या बोलते हैं, कैपिटल लीज भी बोलते हैं। अब देखिए डायरेक्ट लीज क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बताए थे, अंडर डायरेक्ट लीजिंग अ फर्म एक्वायर्स द राइट टू द यूज ऑफ एन एसेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर डायरेक्टली। जो मैन्युफैक्चर है, जो उस एसेट को बना रहा है, उसी से डायरेक्टली जाके वो लीज पे ले रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लीज। द ओनरशिप ऑफ द एसेट लीज्ड आउट रिमेन द मैन्युफैक्चर इटसेल्फ। ओनरशिप उसी के पास रहेगा, मैन्युफैक्चर के पास ही रहेगा, लेकिन पोजेशन किसके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेसी के पास कर दिया जाएगा। सेल एंड लीज बैक, चलिए फिर से हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये हमारे एसेट के ओनर थे, ठीक है, इनके पास ये एसेट थी, ये इनके पास ज़मीन थी, लैंड थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको सेल कर दिया। किसे सेल कर दिया, किसी रमेश नाम के पर्सन को इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। ये तो खुशी ले लेगा क्योंकि लैंड का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब इसका ओनर कौन हो गया, इसका ओनर रमेश हो गया, इसे मान लीजिए ए, इसका ओनर रमेश हो गया। अब ये क्या बोला
कि मैं तुम्हें ये सेल कर दे रहा हूँ, तुम ये मुझे लीज पे दे दो, तुम मुझसे लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ताकि इस एसेट का पोजेशन ए को मिल जाए, ए इस एसेट को, इस लैंड को अपने पर्पस के लिए यूज भी कर सके। ये इसको सेल किया तो इसको ये क्या दिया होगा, पैसे दिया होगा, सपोज 1 लाख में बिका, तो इसके पास ये 1 लाख भी आ गया, साथ में इस एसेट को यूज करने का राइट भी आ गया इसके पास में। ओनरशिप किसके पास है, रमेश के पास है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जब ओनर, जो एसेट का ओनर है, उसे पैसे की ज़रूरत हो, साथ में उसे एसेट भी यूज़ करना हो, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने एसेट को सेल कर सकता है। सेल करने के बाद खुद ही स्पेसिफाइड पीरियड तक लीज पे ले ले, तो लीज पे ले लेगा तो वो उसको यूज़ भी कर लेगा और साथ में इसके पास पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अंडर सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक, पहले सेल करेगा फिर खुद ही लीज पे ले लेगा। एग्रीमेंट, द फर्म सेल्स एन एसेट, इसमें फर्म एसेट को सेल करता है, दैट इज इट ओन्स, जो जिसका वो ओनर है उसे सेल करता है, एंड देन लीज टू द सेम एसेट बैक, और फिर उस सेम एसेट को वो खुद ही लीज पे ले लेता है फ्रॉम द बायर, बायर से जो उसे खरीदा है। दिस वे द लेसी गेट्स द एसेट फॉर यूज, इस तरीके से लेसी को एसेट यूज करने के लिए मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट गेट्स कैश, और एट द सेम टाइम उसे कैश भी मिल जाएगा। ऐसा तब किया जाता है जब उसे पैसे की ज़रूरत हो। अब देखिए लिवरेज लीज क्या होता है। लिवरेज लीज में कितनी पार्टीज हो जाती हैं, 3 पार्टी। कौन कौन पार्टी, ये कौन है, लेसर है, ये कौन है, लेसी है, ये कौन है, लोन प्रोवाइडर है, जो क्या दिया है, जो लोन दिया है। लिवरेज्ड लीज इज द सेम एज द डायरेक्ट लीज, लिवरेज्ड लीज डायरेक्ट लीज की तरह ही, एक्सेप्ट दैट द थर्ड पार्टी, द लेंडर, कौन आ गया इसमें, लेंडर आ गया। ये कौन हो गया, ये हो गया बोरोवर, is involved in the addition to the lessee and lessor. The lender party finance the purchase of asset to be leased and the lessor turn to be borrower. Lessor क्या बन गया, borrower बन जाएगा, और एक लोन प्रोवाइडर लेंडर ऐड हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या करता है, एक पर्सन है ए, उसने क्या किया, उसे एसेट की ज़रूरत थी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने लोन पास कराया, कितने का, 5 लाख का, 5 लाख का उसने लोन पास कराया, और इस लोन से उसने क्या किया, एक एसेट खरीद लिया, 5 लाख का लैंड खरीद लिया। अब इस लैंड को उसने क्या किया, लीज पे दे दिया, इस एसेट को उसने इस पर्सन को लीज पे दे दिया। तो अब यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, एक ये लेसर जिसका ये एसेट है, जिसने इस एसेट को खरीदा है, एक लेसी जिसने इसको लीज पर लिया है, और एक लोन प्रोवाइडर, यहाँ बोले लेंडर, थर्ड पार्टी। तो इसमें 3 पार्टी आ जाती हैं, इसलिए इसे लिवरेज्ड लीज बोलते हैं। लिवरेज्ड लीज मतलब, लिवरेज्ड मतलब लोन, लोन डेट, लोन या हम इसे क्या बोलेंगे, डेट। जब लोन लेके एसेट को खरीदता है लेसर, और खरीदने के बाद उस एसेट को वो लीज पे उठा देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिवरेज्ड लीज। अब देखिए ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज में डिफरेंस क्या है ऑपरेटिंग लीज, क्या है फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज इज शॉर्ट टर्म लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, शॉर्ट टर्म लीज होता है, यूज्ड टू फाइनेंस एसेट, जो एसेट को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इज नॉट फुल्ली अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, और इसका जो पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, पूरे लाइफ ऑफ द एसेट के लिए इसका यूज ट्रांसफर नहीं किया जाता। जैसे अगर हम बोलें, ये एज्यूम किया जा रहा है एसेट की 15 साल ये चलेगा, ठीक है, हमारा एसेट 15 साल चलेगा, तो 5 साल या 3 साल या 2 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, 15 साल अगर एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं एसेट चलेगा, तो 15 साल के लिए ही उसे लीज पे उठा देते हैं। अ फाइनेंशियल लीज इज द लीज यूज्ड इन द कनेक्शन विद द लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए यूज किया जाता है, एंड द अमोर्टाइजेज द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द लाइफ ऑफ द लीज। जितना इसका लाइफ होगा एसेट का, उतने ही पीरियड के लिए वो लीज पे उठा दिया जाता है। इसीलिए इसका प्राइस भी क्या होता है, हाई होता है। ऑलमोस्ट जितने का खरीदा गया था उससे या उससे भी ज़्यादा का कॉस्ट
उस एसेट का मतलब इस लीज से निकाल लिया जाता है। शॉर्ट टर्म लीज होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेसर पेज द मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें कौन पे करता है मेंटेनेंस कॉस्ट? लेसर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस लीज भी बोलते हैं। इसमें लेसी पे करता है मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें सारा का सारा रिस्क और रिवॉर्ड किसे ट्रांसफर कर दिया जाता है? लेसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कैंसिलेबल लीज है, लेसी जब चाहे कैंसिल कर सकता है, एंड इट इज़ अ चेंजेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट, और लेसी इसको चेंज भी कर सकता है। नॉन कैंसिलेबल है, इट इज़ नॉट अ चेंजेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट। लेसर बियर द रिस्क ऑफ एसेट, इसमें एसेट का रिस्क किसके पास होता है? लेसर के पास होता है, जबकि इसमें एसेट का रिस्क किसके पास होता है? कुछ भी होगा एसेट के साथ, मेंटेनेंस वगैरह कौन कराएगा? लेसी ही कराएगा। एट द एंड ऑफ द एसेट इज नॉट परचेजेबल, इसमें परचेज का कोई ऑप्शन नहीं होता, रिन्यू का ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा सकते हैं, रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें परचेज का ऑप्शन नहीं होता। जबकि इसमें एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेसी चाहे तो एसेट को परचेज कर सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने का ऑप्शन नहीं होता। इसे सर्विस लीज भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लीज भी बोलते हैं, कैंसिलेबल लीज भी बोलते हैं, मेंटेनेंस लीज भी बोलते हैं, जबकि इसे कैपिटल लीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लीज बोलते हैं, नॉन कैंसिलेबल लीज बोलते हैं। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी कौन? द लेसर ऑफ ए एसेट एग्रीज टू ग्रांट द यूज ऑफ एसेट टू द अनदर पार्टी कौन? लेसी इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक रेंटल पेमेंट। द रेंट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, और रेंट क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट लीज। अब आइए लीज और हायर परचेज में डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं लीज और हायर परचेज में, कंफ्यूजन होता है। देखिए, लीज तो हम बता दिए, हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज में भी एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कि ये क्या है? परचेज लिखा है ना, तो इसमें क्या किया जाता है? एसेट को परचेज किया जाता है, एसेट को परचेज किया जाता है, लेकिन इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है तब इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जाता है जो उसे खरीदा है, परचेज़र को। जैसे हम लोग बाइक खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? कुछ डाउन पेमेंट करना होता है, कुछ डाउन पेमेंट हम कर देते हैं, उसके बाद जो भी कॉस्ट बचता है उसे कुछ इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है कि हम कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी ऐड किया जाता है। तो जब हम लास्ट पेमेंट कर देंगे तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा परचेज़र को। पोजेशन तो पहले ही दे दिया जाता है कि ले जाइए, आप इसको यूज़ करिए, लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफ़र की जाएगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। जबकि लीज फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। लीज फाइनेंसिंग में, फाइनेंशियल लीज के केस में लास्ट में परचेज का ऑप्शन जरूर दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। हायर परचेजिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच द हायर वेंडर मतलब जो बेच रहा है एसेट को, वेंडर मतलब सेलर, हायर वेंडर ट्रांसफर एन एसेट टू द हायर परचेजर। हायर परचेजिंग क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसमें हायर वेंडर, यहाँ बोले हायर सेलर, एसेट को ट्रांसफर करता है हायर परचेजर को फॉर कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन के लिए। द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ हायर परचेज प्राइस, जो कंसिडरेशन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट भी ऐड होता है। जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो हमें कॉस्ट से ऊपर पेमेंट करना होता है, जबकि अगर हम पूरा का पूरा कैश पेमेंट करते हैं तो हमें कम पैसे देने होते हैं। The higher purchase price is normally higher than the cash price. कैश प्राइस से ज़्यादा होता है ये हायर परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बिकॉज इंटरेस्ट चार्जेस आर इंक्लूडेड इन दैट प्राइस, क्योंकि इस हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है। द इंस्टॉलमेंट पेड बाय द हायरर मतलब कौन? देखिए, हायरी मतलब वेंडर, हायरर मतलब परचेजर। The installment paid by the hirer at the periodical intervals up to the specified period, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, पीरियोडिक इंटरवल ऐसे समझिए, इसे एक स्पेसिफाइड पीरियड तक कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है हायरर के द्वारा।
पीरियोडिक होता है कि एक मंथ में इतना, दूसरे मंथ में इतना, तीसरे मंथ में इतना। द इंस्टॉलमेंट इज अ सम ऑफ फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट, यहाँ बोले प्रिंसिपल। वही कह रहा है कि जो इसमें इंस्टॉलमेंट होता है उसमें इंटरेस्ट और कुछ चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो ये था हायर परचेज। हायर परचेज क्या था? हायर परचेजिंग एक तरह का एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक हायर वेंडर होता है, दूसरा हायर परचेजर होता है। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स किए जाते हैं और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। द रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ हायर वेंडर एंड हायर परचेजर इज डिफरेंट। दोनों के अकाउंट में जो एंट्री होती है वो डिफरेंट होती है, दोनों का अलग अलग एंट्री होता है। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड बाय पार्टीज इज एज अंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर को क्या बोलते हैं? हायरी बोलते हैं। हायर परचेजर को हायरर बोलते हैं। ये क्या करता है? ओह सॉरी, हायरी अकाउंटिंग मेथड के लिए दो मेथड यूज करता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, सेल्स मेथड, जबकि हायर परचेजर है वो दो मेथड यूज करता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड एंड कैश प्राइस मेथड। सिर्फ समझ लीजिए कौन कौन से मेथड हैं। अब देखिए लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेजिंग में क्या डिफरेंस है। हायर परचेजिंग, the deal in which one party can use the asset of other party for the payment of equal monthly installment is known as hire purchasing। हायर परचेजिंग क्या है? एक डील है, एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जिसमें इक्वल मंथली पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाती है। लीजिंग क्या है? लीजिंग या लीज फाइनेंसिंग या लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी बाइज द एसेट, जिसमें एक पार्टी एसेट को बाई करती है एंड अलाउ द अदर पार्टी टू यूज इट। एक पार्टी एसेट को बाई करती है, या हम बोले एक पार्टी एसेट का ओनर होता है और दूसरे को राइट देता है, अलाउ करता है कि तुम यूज करो इस एसेट को, बाय पेइंग कंसिडरेशन ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज लीज। बाय पेइंग द कंसिडरेशन, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक कंसिडरेशन पे करके तुम उस एसेट को यूज करो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीजिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। लीजिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 स्पेसिफाइड है। डाउन पेमेंट हायर परचेजिंग में करना होता है, स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट करना होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के इंस्टॉलमेंट होता है। इसमें कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट, एसेट को यूज करने के लिए कॉस्ट लिया जाता है। इसमें कौन कौन से एसेट हो सकते हैं? कार, ट्रक्स, लॉरीज, ये सब हम हायर परचेजिंग के थ्रू, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी लीज पे ली जाती है। ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू द हायर परचेजर। हायर परचेज को ओनरशिप ट्रांसफर होती है ऑन द लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के लास्ट पेमेंट पे ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लीज। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप डिपेंड करती है कि किस तरह का लीज है। जैसे ऑपरेटिंग लीज में क्या ट्रांसफर होता है क्या ओनरशिप का? नहीं, उसमें परचेज का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का ऑप्शन होता है, जबकि फाइनेंशियल लीज में ऑप्शन होता है कि अगर लेसी चाहे तो लास्ट में वो एसेट को परचेज भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा लीज है। अब देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर परचेजर। यहाँ पे मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? हायर परचेजर पे होती है। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लीज। स्टिल ये किस पे डिपेंड करेगा? अगेन ये डिपेंड करेगा कि कैसा लीज है। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो मेंटेनेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेसर पे। अगर फाइनेंशियल लीज है तो मेंटेनेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेसी पे डिपेंड करेगा। कंसिडरेशन, इनिशियल पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, इनिशियल पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो वो पूरा मिला के कंसिडरेशन होता है। इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट भी ऐड होता है। इसमें लीज रेंटल को पूरा जोड़ दे तो वो कंसिडरेशन हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम देखें दोनों में कंपेयर करें तो लीजिंग लॉन्ग पीरियड के लिए होता है एज कंपेयर टू हायर परचेजिंग। कंक्लूजन देखिए क्या है? इन हायर परचेजिंग द हायरर हैज़ टू पे एन एडवांस।
हायर परचेजिंग में हायरर कौन, परचेजर। हायर परचेजर को क्या करना होता है, हायर परचेजर को एडवांस में कुछ पे करना होता है विद द पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट एज द कंसिडरेशन, बट इन केस ऑफ लीजिंग द लेसी हैज टू पे द लीज रेंटल्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल। एक स्पेसिफाइड इंटरवल में उन्हें लीज रेंट पे करना होता है लीज के केस में, ठीक है, लेसी को। तो ये था ऑल अबाउट लीजिंग एंड हायर परचेजिंग। होप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की टाइम वैल्यू। जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे हमारे मनी की वैल्यू कम होती जाती है। इसका एक ये बेस्ट एग्जाम्पल है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। जो बर्ड हमारे हाथ में है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू जो 2 बुशेस में, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आज मनी हमारे हाथ में है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो हमें फ्यूचर में मनी मिलेगी। ये बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 in the bush. This age applies to the financial transaction too. ये financial transaction पे भी ये लाइन अप्लाई होती है। से someone borrowed a certain amount from you and it is due. Just as you are expecting the money to be credited to your account, you get a call from the borrower saying that he will pay you after 3 months. You are not happy about this. This is because you are aware of the time value of money. आपने किसी को 10,000 रुपये दिए थे और आज वो पेमेंट करने वाला है, आज ड्यू हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि इस 10,000 जब ये मुझे मिलेगा तो मैं इसे इन्वेस्ट करूँगी तो कुछ ना कुछ इस पर मुझे इंटरेस्ट वगैरह ही मिलेगा। तब से उस बोरोवर का कॉल आता है और वो बोलता है कि मैं ये 10,000 आज नहीं दे पाऊँगा, मैं तुम्हें 2 मंथ बाद दूँगा। तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। या हमसे वो बोले कि मैं आपको 2 साल बाद दूंगी, मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि जो आज मनी हमें 10,000 मिलेगी उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमें 2 साल बाद मिलेगी। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द मनी रिसीव्ड इन प्रेजेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जो मनी हमें प्रेजेंट में मिलेगी हायर वर्थ, वो ज़्यादा वैल्यू रखती है देन द मनी टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। जो मनी हमें फ्यूचर में मिलेगी उसके कंपैरिजन में। नाउ कैन बी इन्वेस्टेड and it can be generate cash flow to the enterprise in future in the way of interest or from investment appreciation in the future and from reinvestment। अगर हमें आज कोई मनी मिल जाती है, आज हमें कोई मनी मिल गई तो हम उसे दूसरे जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। फ्यूचर में उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा उसमें। फिर से अगर हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से फ्यूचर में उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। आज 10,000 है, क्या पता 2 साल बाद वो 50,000 हो जाए। हम उसे कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दें, उसका अच्छे से यूटिलाइज कर दे तो। लेकिन अगर ये 10,000 कोई हमसे ले लिया उधार और फ्यूचर में हमें फिर आके वो 10,000 ही दे रहा है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो बहुत ही कम हो चुकी है। क्योंकि अगर हम उसे इन्वेस्ट किए होते तो वो 10,000 50,000 होती। ठीक है, तो यही बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कि जो हमें आज मनी मिलेगी that has higher worth than the money to be received in the future। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दैट रिकॉग्नाइजेज द रेलिवेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन बाय कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ कैश ऑफ फंड्स। सिंस मनी टेंड टू लूज वैल्यू ओवर द टाइम, देयर इज इन्फ्लेशन विच रिड्यूस द बाइंग पावर ऑफ मनी। वही सेम चीज़ बोल रहा है कि इन्फ्लेशन भी है मार्केट में, वो हमारे वैल्यू के पावर को, मनी के पावर को कम करती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे मनी की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ओवर द टाइम। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 मेथड आता है, कंपाउंडिंग मेथड, एक डिस्काउंटिंग मेथड। डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हम
लोग पढ़े हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, राइट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हम क्या निकालते थे कि आज का जो पैसा है उसको अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर दें तो अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल बाद कितना होगा, यह निकालते थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कंपाउंडिंग मेथड यूज किया जाता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। जो हमारे पास प्रेजेंट मनी है, आज हमारे पास जो मनी है उसकी प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसका फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। और जो मेथड यूज किया जाता है फ्यूचर मनी, या बोले फ्यूचर में जो मनी हमें मिलेगी उसके थ्रू हमें निकालना है उस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्काउंटिंग यूज करते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग मेथड इज यूज टू नो द फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग मेथड किस लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए ऑफ प्रेजेंट मनी। प्रेजेंट में जो हमारे पास मनी है उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, ये जानने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं, कंपाउंडिंग। जबकि डिस्काउंटिंग हम क्यों लगाते हैं, इज अ वे टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। जो फ्यूचर मनी हमें रिसीव होगा उसका प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड। एमसीक्यू में पूछ लेता है कंपाउंडिंग मेथड किस लिए लगाते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड किस लिए लगाते हैं, तो याद रखिएगा स्पेशली इसका फॉर्मूला। देखिए, कंपाउंडिंग के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्काउंटिंग के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कंपाउंडिंग किस लिए लगाते हैं, कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट में जो हमारे पास मनी है उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, जब हमें ये पता लगाना है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, कंपाउंडिंग। और जब हमें फ्यूचर मनी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डिस्काउंटिंग। देखिए, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में डिफरेंस देख लीजिए। दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा वो निकालने के लिए हम कंपाउंडिंग मेथड लगाते हैं। ये उसी तरह है जैसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालते थे। डिस्काउंटिंग क्या है, द मेथड यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज नोन एज डिस्काउंटिंग। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज का, फ्यूचर में जो हमें मनी मिलेगा उसका आज वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। कॉन्सेप्ट, इफ वी इन्वेस्ट सम मनी टुडे व्हाट विल बी द अमाउंट वी गेट एट द फ्यूचर डेट। हम ये देखते हैं कि अगर आज हम कोई मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर डेट पे हमें क्या मिलेगा। व्हाट शुड बी द अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट टूडे टू गेट द स्पेसिफाइड अमाउंट इन फ्यूचर। इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में हमें ये मनी मिल रहा है तो उसका प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, मतलब कि प्रेजेंट में हम कितना इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में हमें इतना मिले। यूज ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का यूज किया जाता है जबकि इसमें डिस्काउंटिंग रेट का यूज किया जाता है, डिस्काउंट रेट का। इसे प्रेजेंट वैल्यू इसमें प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं, इसमें हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। नहीं, एक मिनट, इसमें तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, लीव इट दिस पॉइंट। फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसमें हम कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। इसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। इसमें फॉर्मूला देखिए क्या यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r, r होता है रेट, n होता है टाइम। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसे आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जबकि जब हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होता है, जब हमें डिस्काउंट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, याद करने के लिए समझा रही हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1 + r⁴n। जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू के इधर आएगा और फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू देखिए ऐसे, जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। और जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन
1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विथ मुस्कान पे प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।